ओके, गुड मॉर्निंग। आज सुबह इधर बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा भीग भी गया हूँ। तो हम लोग अब आगे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने कहा था कि आज से आपका पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये प्री कम मेंस बैच है, जहाँ पे हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को मजबूत करना है और जहाँ पर हमको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये सीखना है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है और कैसे पॉलिटी सेगमेंट के आ रहे क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को एक एक करके समझनी है। लेकिन हमने कहा इसके पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस हैं, इन चीजों को भी एक बार विजुलाइज कर सकें, इनको एक बार अच्छे से समझ सकें। तो पहले हम एक बार सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनके जो ट्रेंड वगैरह हैं, ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और तब हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस हमसे क्या कहता है और ये सिलेबस दोनों लेवल पर यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्तरों पर किस तरीके का है। तो हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस की। ये जो सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हमने कहा एक बार प्रीलिम्स के लेवल पर देखते हैं और एक बार मेंस के स्तर पर। अगर हम प्री एग्जाम के लिए देखते हैं तो प्री के एग्जाम का जो सिलेबस है वह न तो आईएएस में और न ही पीसीएस में वेल डिफाइंड है, यानी बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं है, बल्कि इंडिकेटिव फॉर्म में है। इंडिकेटिव यानी सांकेतिक रूप में आपको बताया गया कि हाँ ये एरिया है जहां से हम पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो हेडिंग दिया गया है प्रीलिम्स के सिलेबस में वो दिया गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहां पर बोला गया है भारतीय राज व्यवस्था और शासन। तो यहां पर जो है ये बोला गया है, तो गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी के बारे में यहां पर यह बोला गया। तो इसको इन्होंने अंदर जो अलग अलग यहां पर टॉपिक बताए हैं इसके तहत कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यानी सिलेबस क्या होगा, कहां आपको पढ़ना है। तो इन्होंने बताया है पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको मालूम होना चाहिए। पहला इन्होंने कहा है संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग समझनी है या और क्या चीजें होंगी। दूसरा इन्होंने कहा पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा टर्म यूज किया है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम हमारा है हमको उसको भी जानकारी रखनी होगी। तो ये राजनीतिक व्यवस्था क्या संविधान से अलग होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा इन्होंने स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है पंचायती राज। आपके पास सिलेबस भी रखा होगा तो आप इन सब चीजों को देख भी सकते हैं, सिलेबस आपको भेजा गया है। तो पंचायती राज यहां पर बोला गया है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी के बारे में बोला गया है कि पब्लिक पॉलिसी से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, यानी सिलेबस इसको भी कहता है। और राइट इशू, यानी राइट्स इशू, अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं वहां से भी इन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब यहां पर इन्होंने ये 5 ऐसे सेगमेंट आइडेंटिफाई किए हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछेंगे। बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं, इसका मतलब है कि वहां से ये क्वेश्चन पूछेंगे और यह इनका एक्सपेक्टेशन है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जानकारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। दूसरा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइड पार्ट है, यानी जो चीजें किताबों में लिखी गई हैं, संविधान में जो लिखा गया है वो एक अलग विषय है और वह जो लिखी हुई प्रावधान है वह व्यवहारिक स्तर पर कैसे लागू किए जा रहे हैं ये अलग मुद्दा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे कि वो जो राइट्स थे उनका रियलाइजेशन
या उनका जो इन्फोर्समेंट था उसको करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कई बार जुडिशरी ने कई अलग अलग वर्डिक्ट दिए हैं, कई बार पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, कई इस तरीके के मूवमेंट भी चले हैं जिससे कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमको मिल सके। तो यहां पर जुडिशियल चाहे वर्डिक्ट हो, चाहे वह पार्लियामेंट्री एक्ट हो या फिर सोशल मूवमेंट्स हो, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बनेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल इतना पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होता है, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट कैसे आता है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है। लेकिन इन प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के तहत कि कौन कौन से प्रेसिडेंट आज तक हमारे यहां रहे हैं, उन प्रेसिडेंट का क्या रोल रहा है, कैसे उनके समय में क्या क्या इवेंट्स होते रहे, इंसिडेंट होते रहे हैं, हमको यहां पर उस पर भी फोकस करना है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो अप्लाइड पार्ट हैं, जो यहां पर इन प्रैक्टिस देखी जा रही हैं, हमें उनको कवर करना है। तीसरा, इन्होंने पंचायती राज को स्पेसिफिकली हमने कहा यहां मेंशन किया है, क्योंकि अगर यूपीएससी के एग्जाम में देखेंगे तो वहां के सिलेबस में इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसे मेंशन करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब स्टेट सर्विस के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करना है, और हमारे यहां एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहां पाई जाती है, एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों के रोल डिफाइन कर दिए हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दे दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दे दिया गया है। जब हम बात करते हैं पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दी गई है। यानी पंचायती राज के बारे में हमारे यहां पर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वह ब्रॉड वे में मोटा मोटी कुछ प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया है, लेकिन पंचायती राज को एग्जीक्यूट करने का और उसके बारे में वह पॉलिसी फॉर्म करने का जो अधिकार है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए हमें पंचायती राज को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है पंचायती राज के उसी रूप में नहीं, बल्कि पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसा रहा है और यूपी में स्पेशली यूपी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से पंचायती राज को लेकर उसका जो विजन रहा है, जो अप्रोच रहा है और कैसा वहां पर फंक्शनिंग रहा है, उन विषयों पर भी हम लोगों को यहां देखने की जरूरत है। हमारे यहां पब्लिक पॉलिसीज काफी महत्वपूर्ण होती हैं। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है पब्लिक के लिए, वहां पर वह पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस तरीके से हो रहा है और वो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, यानी उसको कैसे लागू किया जा रहा है, ये गवर्नेंस का पार्ट है। और जैसे जैसे आप अलग अलग टॉपिक पढ़ते जाएंगे वहां हम बात करते जाएंगे गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया, तो उसके थ्रू हम लोग ये टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो यहां पर पब्लिक पॉलिसी में आप बहुत सी पॉलिसीज के बारे में सुनते रहते हैं, चाइल्ड्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये अलग अलग पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट लेकर आती हैं। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे उनमें ये कवर होती जाएंगी, हमको इसको कवर करते हुए चलना है। फिर यहां पर राइट इश्यूज हैं, और राइट इश्यूज जो हैं यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कौन से लीगल राइट्स हमारे पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या जुडिशरी का रोल क्या रहा है। तो अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं उनको भी हमको यहां पर पढ़ने के दौरान ध्यान देना है। तो अगर एक बार हमारा सिलेबस डिफाइंड होता है तो हमारे लिए पढ़ना आसान होता है, एक पेरिफेरी क्रिएट करना आसान होता है कि हमको ये चीजें यहां पर रीड करनी है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है हमने कहा वो बहुत ही ज्यादा एलिबोरेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जानी चाहिए कि क्वेश्चंस जो आएंगे प्रीलिम्स के लेवल पे फैक्चुअल या कंसेप्चुअल वो यहीं से आएंगे। अब आइए दूसरा मेंस के लेवल पर देखते हैं कि किस तरीके से मेंस के लेवल पर यहां पर सिलेबस हमारा हमसे कहता है। मेंस जो है यहां पर मेंस के लेवल पर
सिलेबस क्या कहता है, तेजी से इसको भी देखते हुए चलते हैं। पहला जो टॉपिक यहां पर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और भारतीय संविधान से क्या चीज, अब यहां देखिए बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को देखेंगे, ऐतिहासिक घटनाक्रम कैसा रहा है। यानी कि हमारा संविधान एक दिन का तो रिजल्ट नहीं है कि 1950 में 26 जैन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हो गया। इसके पीछे जो है एक बड़ा ग्रेजुअल सा प्रोसेस रहा है। इसको हम ब्रिटिश इरा से देख सकते हैं और टिल जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। तो हम पहले यहां पर यह देखेंगे कि हिस्टोरिकल जो है अंडरपिनिंग्स क्या हैं, या यहां पर ऐतिहासिक घटनाक्रम किस तरीके के रहे हैं, ये हम लोगों को देखना है। इसके साथ ही साथ इसका इवोल्यूशन कैसा रहा है, विकास कैसा रहा है, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी देखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे डिबेट डिस्कशन हुए और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज दिखाई देता है वो आया हुआ था। फिर हम लोगों को जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं उनको भी जानना है। सैलिएंट फीचर्स का मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। सबसे अधिक आर्टिकल्स यहां पर बहुत ही ज्यादा एलिबोरेटिव तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्या वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना लेंदी बनाया गया। इसके पीछे अपने रीजन है। हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है न तो बहुत ज्यादा यहां पर स्ट्रिक्ट है, न ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इन दोनों के बीच का है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर रिपब्लिक की बात करता है, तो इसका मतलब क्या है? तो सैलिएंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो हम लोगों को देखने हैं। इनके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ साथ अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, अलग अलग संशोधन होते रहे हैं। तो हम यहां पर उन अमेंडमेंट्स 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आज तक हम 104 संवैधानिक संशोधन देख चुके हैं। और ये जो संवैधानिक संशोधन है इनका अपना एक अलग तरीके का डेवलपमेंट रहा है। अमेंडमेंट को बोला जाता है कि किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, इसका मतलब है कि वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखी जा सकती। आप खुद सोचकर देखिए 1950 के जो सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन थे, 2021 में भी क्या वही हम लोग हैं? हमारी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या आज भी वैसा ही है जो 1950 में था? अगर 1950 की सोसाइटी, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम अलग था, तो वहां के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नो डाउट अलग होने चाहिए थे। लेकिन 2021 में जब सिचुएशन बदल रही है, सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जरूरी होते हैं। और इन्हीं चेंजेस को हम अमेंडमेंट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंस को वो बनाए रखती है कि हाँ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हम अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं नए सर्कमस्टेंसेस, नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यह हमारे लिए जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर ये देखेंगे जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं। हम यहां पर जितने भी सिग्निफिकेंट जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम उनको देखेंगे। सिटीजनशिप के बारे में क्या बोला गया है, या यहां पर जो है वह फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बोला गया है, गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला गया है, वो सारे प्रोविजंस जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको हमें देखना है। और इनके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, यानी वो परमानेंट फीचर, हमारे संविधान के वो अस्थायी विशेषताएं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हम अमेंडमेंट कर तो रहे हैं, अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अमेंडमेंट के जरिए कुछ ऐसे फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको नहीं खत्म किया जा सकता, जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखे जाते हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहां से आया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या जुडिशरी ने इसको इंटरप्रेट किया है, अभी का सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहां एक एक करके देखनी है। इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट का रोल भी देखना है कि उन्होंने किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिफाइन किया है। अलग अलग समय में
तो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब एक चीज और समझिएगा कि जो यूपीएससी का आईएएस का सिलेबस है और जो यहां पर यूपी पीसीएस का सिलेबस है, थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं। जैसे ये जो यहां पर आपने देखा, ये आपको आईएएस के सिलेबस में नहीं दिखाई देगा, हालांकि ये अंडरस्टूड है कि वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहां भी, लेकिन इन्होंने यहां पर क्लियर किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रोल को अलग से पूछेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या वर्डिक्ट है। तो हम कुछ भी आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट का पावर पढ़ाए या फंडामेंटल राइट, हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग तरीके का उसका इंटरप्रिटेशन किया है। तो पहला हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहां पर सिलेबस में है। दूसरा यहां पर जो देखने को मिलता है वो है, दूसरा हमारे लिए यहां पर बताया गया है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने जैसे पहले ही बताया कि हमारे यहां पर दो लेवल पर गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें यह पूछा जाएगा कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इनके फंक्शन क्या हैं। दोनों अलग अलग हैं। जैसे हमने कहा यूनियन गवर्नमेंट, अभी आपने कल सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को एड्रेस किया और उन्होंने देश को, कंट्री को एड्रेस करते हुए बताया कि वैसे तो हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन जब वैक्सीनेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो हमने, यूनियन गवर्नमेंट ने ही वैक्सीनेशन हर जगह पर करना स्टार्ट किया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी फंक्शन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमको यहां पर ये काम दीजिए, क्योंकि हेल्थ फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सा ज्यूरिसडिक्शन यूनियन गवर्नमेंट का है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का है। अब ये जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनमें हमें क्या यहां पर पढ़ना है। तो इसमें बोला गया है कि इससे रिलेटेड क्या कोई इशू आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते चलिएगा, आपको इससे यह पता चलेगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या तैयारी यहां पर करनी है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके सामने क्या यहां पर चैलेंजेस हैं, ये चीजें हमको यहां पर देखनी है। तो पहला चीज यहां पर है। तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, नहीं भी अगर आपने सुना है तो जानकारी के लिए एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इसलिए एग्रीकल्चर पर जो भी लॉ बनाया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। यानी यूनियन गवर्नमेंट का ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लॉ नहीं बना सकती है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा कि यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने फार्म बिल यानी कृषि कानून बनाए, 3 फार्म बिल वहां पर लेकर आए। उसके बाद से पूरे भारत में अलग अलग स्टेट ने उसका विरोध किया। जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, स्पेशली उन लोगों ने यह विरोध किया कि यूनियन गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहा है उनके ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये एक इशू के रूप में आया कि क्या ये फार्म बिल जो है वह हमारे फेडरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हमारे संघीय संतुलन को नष्ट करने वाला है, यह कृषि कानून अपने विचार रखें। अब अगर इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो फार्म बिल किस लिए आया है, और दूसरा कि क्या वाकई फार्म बिल जो लाया गया है वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार नहीं था, और क्या वाकई वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की शिकायतें सही हैं। तो ये चीजें तब समझ में आएंगी जब हमारे माइंड में इस तरीके से सिलेबस वो घूमता रहे और हम नई घटनाओं को उसके नजरिए से देख सकें। ठीक ऐसे ही
अगर कोरोना पेंडेमिक आया तो हेल्थ यह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो यहां पर ये कई स्टेट गवर्नमेंट कह सकती हैं कि लॉकडाउन का चाहे डिसीजन हो, चाहे यहां पर वैक्सीनेशन का डिसीजन हो, या यहां पर कोई भी इस तरीके का मुद्दा हो, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पैंडेमिक एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये कुछ कानून हैं जिनके जरिए इस पूरे पैंडेमिक दौर में यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास अधिकार रखा, यानी उन्होंने ज्यादा वहां पर डिसीजन लिया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वह बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट अपने मन के माध्यम से जो करना चाहती है वो कर रही, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो इस तरीके के क्या हैं, हमारे दिमाग में इश्यूज आने चाहिए, हमारे सामने चैलेंजेस यहां पे आने चाहिए। जैसे आपने सुना कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक अलग तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है। वहां पर कुछ मिनिस्टर्स और कुछ एमएलए जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जाना शुरू किया गया तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उसका अपोज किया, और यहां पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि सीबीआई तो यूनियन गवर्नमेंट की है और वहां के जो लोकल एमएलए हैं या मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट्स यहां पे किसके बीच में आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ये सारे इश्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ जब हम यहां पढ़ेंगे तो एक और चीज यहां पर पढ़ेंगे, और वो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर ये हमारा कहां पर है, मेंस के सिलेबस में है। एंड फाइनेंसेस, फाइनेंसेस जो है फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, अप टू local levels and challenges therein। तो अभी हम केवल सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यहां पर हम पहले बताया हमने कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें देखना है, उससे रिलेटेड इशू और उससे रिलेटेड चैलेंजेस को। दूसरा वर्ड यूज किया गया है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है थोड़ा पहले यहां पर समझिएगा। एक शब्द होता है डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्ति विभाजन, और एक होता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति का हस्तांतरण। शब्द जब लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दो गवर्नमेंट के बीच डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। किसके किसके बीच, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये कहां पर किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, वेल रिटन है, और इसलिए जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बिहेव करना चाहिए। लेकिन अगर वर्ड यूज किया गया है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण, तो ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि ये चीज जो है वह उस अथॉरिटी को दी गई है, एक सुप्रीम अथॉरिटी को, कि वो अपने विलिंगली, अपनी इच्छा से किसी लोअर अथॉरिटी को पावर दे सकती है। एक हो गया ताकत बांटी गई है संविधान के तहत, और एक हो गया कि हमने केंद्र या राज्य सरकार को यह ताकत दिया है कि वे अपनी इच्छा से, वो कहीं लिखी नहीं, अपनी इच्छा से जो चाहे वो अधिकार अपने से नीचे की अथॉरिटी को दे सकते हैं। तो जब हम पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, तो हमारे दिमाग में एक ट्राइलेट जो है लेयर का जो है वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनता है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा कि लोकल गवर्नमेंट किसके अधिकार में है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वह उनको पावर दे सकती है और उनको क्या दे सकती है, फाइनेंस दे सकती है। तो इसलिए यहां पर शब्द दिया गया है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा कि चैलेंजेस क्या यहां पर आ रहे हैं। चैलेंजेस यहां पर क्या आते हैं, जो चीज लिखी हुई नहीं रहती है
तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को वो पावर और फाइनेंस दें, ये उनकी इच्छा पर है, और कई बार जो चीज इच्छा पे रहती है वो पूरी होती नहीं है। तो हम देखेंगे कि पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो उनको पावर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो उनको फाइनेंस ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। तो हमारे लिए एक दूसरा जो है टॉपिक यहां पर सिलेबस का, वो ये है कि क्या फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की। अब आइए तीसरा यहां पर देखते हैं कि क्या बताया गया है। तीसरा यहां पर बोला गया है कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ये इसी से जुड़ा हुआ है, जो फेडरलिज्म का हमारा कंसेप्ट है, यहीं से जुड़ा हुआ है कि यहां पर फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे यहां एक ऐसा कमीशन है जो फाइनेंशियल, जो यहां पर रिलेशन होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, कौन सा टैक्स जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड जो है फाइनेंस कमीशन करता है। तो हमें इसके बारे में देखना है, ये हमारे सिलेबस में। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनेगा, यानी अगला जो आप एग्जाम देंगे वो यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई। इस साल 2021 से 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया गया है। तो इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेगा और मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा कि ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट क्या कहता है। तो हमें इसको भी देखना है अलग से और अच्छे तरीके से। फिर हमारा चौथा जो सिलेबस है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिड्रेशल mechanism and institutions, emergence and use of alternative dispute redressal mechanism। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि यहां पर वो क्या जानने की कोशिश करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। आप इमेजिन कीजिए हमारे यहाँ पहले रूलर कैसे हुआ करते थे। आप मुगल काल में जाइए, सल्तनत काल में जाइए, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, मोनार्की हुआ करता था। डेमोक्रेसी तो 1950 के बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया है। तो पहले मोनार्की हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। और राजतंत्र में क्या होता था कि जो मोनार्क होता था, जो राजा होता था, वो जो कह देता था वही कानून है, यानी ऑर्डर ऑफ किंग इज लाइक लॉ। जो राजा का आदेश होता था वही कानून हो जाता था। वहां पर कोई किताब नहीं होती थी कानून की, जो राजा बोलता था वही कानून होता था। राजा ही, मोनार्क जो ऑर्डर करता था वही एग्जीक्यूट होता था। कार्यपालिका भी कौन था? लागू करने वाला संस्था भी कौन था? वो कार्यपालिका था। और अगर दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट पर डिसीजन कौन देता था? उस पर जजमेंट कौन देता था? तो वो भी राजा देता था। हमारे यहां मोनार्क जो हुआ करते थे उनमें पावर सेंट्रलाइज्ड होती थी, यानी वो कानून बनाने का भी काम करते थे, कानून लागू करने का भी काम करते थे, और कानूनों की व्याख्या भी करते थे, न्याय का भी काम करते थे। एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां थी। लेकिन मॉडर्न इरा में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सरकारों का पहला प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि तीनों जो अंग हैं सरकार के, उनमें
ताकत बटी हुई हो, किसी एक जगह पे न हो। यानी विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम उसको एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी यानी न्यायपालिका का काम इंटरप्रिटेशन करना और डिस्प्यूट सेटलमेंट करना हो। सबका अपना अपना रोल हो। तो हम सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो टॉपिक है, इसके थ्रू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके अलग अलग रोल को यहां पर देखेंगे। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो अगर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं अलग अलग ऑर्गन के बीच में, तो हमारे यहां डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म क्या है, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये भी हम लोगों को यहां पर देखने हैं। तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म क्या है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अभी अगर कोई क्राइम होता है तो आप कहां पर जाते हैं? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कहां पर जाते हैं? पुलिस के पास, और वो वहां से मामला कहां पर जाता है? जुडिशरी के पास। तो आज अगर आपको यहां पर जस्टिस चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं? जुडिशरी के पास। आप सभी लोग जानते हैं कि जुडिशरी बहुत ही वहां पर कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे सिचुएशन। छोटे छोटे मामलों को अगर लेकर कोई वहां पर जाता है, लंबा टाइम लग जाता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और आपका टाइम भी वहां पर बहुत ज्यादा स्पेंड होता है। ऐसे में बोला जाता है कि ये जो रेगुलर कोर्ट है, अगर इसके बाहर मेडिटेशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू, यानी बातचीत के जरिए समझौता अगर करा दिया जाए दो पार्टी के बीच में, कोई एक मीडिएटर बन जाए और दोनों पार्टी जो डिस्प्यूटेड पार्टी है उनके बीच में समझौता करा दिया जाए, यही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म है। यानी आपको कोर्ट जाने की जरूरत ना हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए आपके डिस्प्यूट का, इसी को एडीआर कहते हैं या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोक अदालत, ग्राम न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय या इस तरीके के बहुत से कोर्ट के बारे में, परिवार अदालत, ये सब यहां पर हमको इसी रूप में दिखाई देंगे। तो आगे हम लोगों को ये भी देखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यहां पर क्या है? ये कंपैरिजन करने के लिए यहां पर बोला गया है, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम with that of other major डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमें यह भी देखना है कि हम अपना संविधान तो पढ़ेंगे, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका बड़ा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, ब्रिटेन, ये सब बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, या इसी तरीके से हमारा जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जो कुछ इस तरीके के मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो उनके साथ कैसे अलग दिखाई देता है या एक जैसा दिखाई देता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका दिखाई देता है। तो ब्रिटेन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सिमिलरिटी और उसके डिफरेंसेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट वर्सेस इंडियन प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वर्सेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके के भी क्वेश्चन क्या है वो बना सकते हैं। तो हमें वह कुछ कंट्रीज के साथ, स्पेशली यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा यहां पर जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे यहां जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा?
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, संसद और राज्य विधानसभा में, राज्य विधानमंडल में। तो यहां पर इनका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। किसका? पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितने लोग, राज्यसभा में कितने लोग। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कितने मेंबर, ये सारी चीजें हमसे स्ट्रक्चर के रूप में पूछी जाएंगी। फिर उनकी फंक्शनिंग आपसे पूछा जाए, पार्लियामेंट का क्या रोल है, तो आप तुरंत बता सकें, मतलब वहां पर ये सब चीजें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। फिर वहां पे काम कैसे होता है, 0R क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, एडजमेंट मोशन क्या होता है, बजट कैसे पास होता है, ये सारी चीजें हम इसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूप में देखते हैं। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस यहां पर जो है इसको हमें देखना है। फिर इनके जो लोग होते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, इनके पास कुछ पावर और प्रिविलेज होते हैं, तो हम यहां पर इनके पावर्स और प्रिविलेजेस जो हैं उनको भी देखेंगे। क्या विशेषाधिकार सांसदों के होते हैं ना, आप सुनते भी हैं कि जब संसद चल रहा होता है उस वक्त जो है दीवानी मामलों में सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें भी हम लोगों को यहां पर देखना है। और इससे रिलेटेड जो कंसर्न्ड इश्यूज हैं, कुछ भी अगर नया इस वक्त चल रहा है, जैसे अभी आपने सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट पार्लियामेंट का चल रहा है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, एक नया इशू है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, कंसर्न जो यहां पर हैं, तो ये सब क्वेश्चन यहां पर बनेगा। इसके अलावा जो अगला हमारा सिलेबस का पार्ट है वो यहां पर क्या कहता है, वो कहता है स्ट्रक्चर। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में भी यही चीजें हमको पढ़नी है, यानी एग्जीक्यूटिव जो है और जुडिशरी, इनके बारे में भी सेम ऊपर जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं, यानी क्या पढ़ना है, तो हमको इनके जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, हमें इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना, और इनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि हमें जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी देखना है कि अलग अलग मंत्रालय जो हैं कैसे काम करते हैं। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हम लोगों को देखना है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स हमारे यहां होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को भी हमें देखना है। फिर हमें फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन को भी देखना है और उनके रोल को भी देखना है। फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, औपचारिक और अनौपचारिक जो समूह होते हैं, इनको यहां पर हमें देखना है और इनके रोल को भी देखना है। इनके देयर रोल, इनकी भूमिका क्या है, ये भी हम लोगों को यहां पर देखना है। इसके साथ साथ यहां पर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये अलग से देखना है, ये हमारे सिलेबस में हमसे बोला गया है। इनके साथ साथ हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी पढ़ेंगे। तो यहां पर सैलिएंट फीचर ऑफ salient features of the representation of People's Act 1950 and 51। तो हमारे यहाँ एक कानून बना है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, उसकी क्या योग्यता क्या निर्योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन क्या डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज वो कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, कैसे वोटिंग होता है, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो सारी चीज, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है इस कानून में बताए गए, इनको हमें अलग से देखना है और यहां से लगातार क्वेश्चन आने शुरू होंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहां पर है। इसके अलावा हम लोगों को यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके बारे में भी देखना है।
यानी अंतिम जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है या जो स्टैच्यूरी बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी है या जो रेगुलेटरी बॉडी है या जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना। अब ये क्या है थोड़ा इसको समझिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल में बता दिया गया या प्रोविजन कर दिया गया उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब संविधान में लिख दिया गया है। तो ये सब क्या है, संवैधानिक आयोग है। लेकिन कुछ ऐसे आयोग हैं, कुछ ऐसे बॉडी हैं जिन्हें संविधान में नहीं लिखा गया है, पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाया गया है, उनको हम स्टैच्यूरी जो है वो बॉडी कहते हैं। जैसे महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन, संविधान में नहीं लिखा है, किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। ह्यूमन राइट कमीशन या इस तरीके के जितने भी माइनॉरिटीज कमीशन, ये सब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, इसलिए इनको स्टैच्यूरी बॉडी कहते हैं। फिर रेगुलेटरी बॉडी, देखा जाता है कि किसी फील्ड में जो डिफरेंट एक्टर काम कर रहे हैं उनके बीच इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए जो रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, उस जो मतलब सेंट्रल एजेंसी होता है रूल रेगुलेशन करने वाली, उसे हम रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट में सब कुछ देखने वाली बॉडी का नाम क्या है, सेबी। इंश्योरेंस मार्केट में सब कुछ देखने वाली बॉडी का नाम क्या है, इरडा। इसी तरीके से जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन है, आरबीआई। ये सब क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो अलग अलग फील्ड में वो जो काम करने वाले एक्टर हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन तय करती हैं। इनको हम रेगुलेटरी बॉडी, विनियामक निकाय कहते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब है कि जो रेगुलर कोर्ट तो नहीं है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाहर वह काम तो करती हैं कोर्ट जैसा, यानी उनके पास जुडिशियल रोल होता है, लेकिन वो जुडिशरी का पार्ट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ऐसी जो बॉडी होती हैं इनमें जजेस के साथ साथ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, केवल जजेस नहीं होते हैं। ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं केवल एक तरीके का काम करती हैं, हर तरीके के मामले इनके पास नहीं आते। जैसे अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे वह प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो यहाँ पर आपस में किसी पर्सनल जो है चीज को लेकर रंजिश हो, किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट हो तो आप कोर्ट चले जा सकते हैं, हमारे जिला अदालत में चले गए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी चले गए आप। लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी केवल एक तरीके के मामलों के लिए होती है। जैसे एनवायरनमेंट का अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप कहां जाएंगे, तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे आर्मी के जो पर्सनल हैं वो कहां, हाई कोर्ट नहीं जाते, वो कहां जाते हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जो सशस्त्र बलों का न्यायाधिकरण है, वहां पर चले जाते हैं। ये जो इतनी भी बॉडी हैं ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं। यहां पर जो है ये एक तरीके का काम करती हैं और इसमें अदर मेंबर भी जजेस के अलावा होते हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से वह जुडिशरी का पार्ट नहीं है। जुडिशरी का मतलब क्या है, जब आपसे बोले जाए न्यायपालिका भारत में कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो ये 3 स्तर पर हमारे यहाँ। इसके अलावा जो आप सुनते रहते हैं एनजीटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्लियर है? तो एक थोड़ा सा टाइम तो हम लोगों को लगा इन सारी चीजों को सम अप करने में, लेकिन इसके थ्रू हमारा पर्पस क्या था कि आप सिलेबस को अपने दिमाग में बस रखे रहिए, जिससे हम लोग जब अगर क्लास शुरू करें तो हमारे लिए ये फेमिलियर हो कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं। क्योंकि हम लोग करंट के मुद्दों पर भी बात करेंगे, हम ट्रेडिशनल मुद्दों पर भी बात करेंगे, तो अगर सिलेबस क्लियर रहता है तो आप आसानी से चीजों को क्या कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि कम से कम एटलीस्ट आप जो है सिलेबस ठीक ठाक समझ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी कोई समझने की दिक्कत पे प्रॉब्लम आएगी तो आप अलग से वहां पर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को टेलीग्राम में मेंबर बनाया भी गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास थोड़ा समय निकालकर आप पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, यानी जो ट्रेंड एनालिसिस है क्वेश्चन का,
हमको उन्हें भी समझना है। तो यहां पर हमें ट्रेंड एनालाइज करना है कि आखिर क्वेश्चन कहां और किस तरीके से आते हैं प्रीवियस ईयर के, अगर हम क्वेश्चन की बात करें। तो जब हम पॉलिटी सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी का जो ट्रेंड एनालिसिस है, यहां पर हम बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है यहां पर बात करें, पुराने साल के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करें, यानी यहां पे आप कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहां आपकी तैयारी होनी चाहिए, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। जब हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट देखने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टर्मिनोलॉजी। यानी पहली चीज तो आपकी पकड़ होनी चाहिए शब्दावली पे, इसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में हमें क्या देखना है कि जो अलग अलग टर्म है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से बन सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि डेमोक्रेसी क्या है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज राइट, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, आप इससे क्या समझते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, यहां से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो कई क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे कि इसे क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, आप यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या समझते हैं, आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल से क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हमारा एरिया होता है वो टर्मिनोलॉजी का, जहां से प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहां पर पहले ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, किस चीज का, प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स के लिए हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो पहले टर्मिनोलॉजी बेस्ड आएंगे, तो आपको पूरी तैयारी करके चलना होगा। और इस साल बहुत से ऐसी चीजें हैं जो चर्चा में है और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे माइनॉरिटीज का डिफिनेशन कहां पे दिया गया है, या यहां पर क्लास लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ से क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हैं। ये सब हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे। दूसरा हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रोविजन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या है यहां पर, तो हम हर एक आर्टिकल को बहुत बारीकी से देखेंगे। वहां पर यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिया गया है। पहले का दौर था पीसीएस का, जब सीधे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज के समय में अब इनकी संख्या, इनका रोल बेहद कम हो गया है। पहले तो सीधे डायरेक्ट वहां पर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज आर्टिकल का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, लेकिन यह है कि कहीं से कोई भी आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं जो साल भर किसी न किसी रूप में चर्चा में रहे हैं, वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें तैयारी के दौरान आर्टिकल क्या, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, जो मेन आर्टिकल हैं उनके बारे में तो याद रखना है। दूसरा ये क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आर्टिकल में जो चीजें दी गई हैं, कोई प्रोविजन दिया गया है, तो उस प्रोविजन में चेंजेस करके वो आपके सामने रख देंगे। जैसे हमारे यहां आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यहां पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, वहां पर ओबीसी के लिए ये बोला गया है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिया जाएगा, उसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो उसमें लिखा गया है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को एडमिशन दिया जाएगा।
अब अगर यूपीएससी क्वेश्चन यही, यूपीपीसीएस अगर यही क्वेश्चन पूछे, अच्छे क्वेश्चन, तो वहां पर बोलेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रोविजन किया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से नहीं, सोशियो इकोनॉमिक जो टर्म है ये गलत है। प्रोविजन में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, यानी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की बात की गई। तो वो क्या करेंगे कि एक शब्द को उठाएंगे, उसकी जगह एक दूसरा शब्द डाल देंगे, जिससे आप क्या हो जाए, कंफ्यूज। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि केंद्र की सारी कार्यपालकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि ऑल जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होंगी, प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती हैं। अब अगर वहां पर आयोग चाहे तो क्वेश्चन बना दे कि प्राइम मिनिस्टर में वह सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होता है, यानी एक शब्द पूरा आपको लिखकर आ गया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, सही या गलत। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर आपने उस प्रोविजन को सही तरीके से नहीं देखा है। तो यहां पर एक तो आर्टिकल और फिर प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उनमें टर्मिनोलॉजी में कुछ चेंज करके, उसके कंसेप्ट में कुछ चेंज करके वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं और वहां पर आपसे क्या हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। हमें कैसे अपने को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। पॉलिटी पढ़ना मकसद नहीं है, आपको हम संविधान विशेषज्ञ बनाने के लिए यहां पर क्लास नहीं शुरू किए हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे क्वेश्चन के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर करना है कि केवल हम पढ़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमें मालूम हो कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये एक आर्ट हमारे अंदर होना चाहिए। तो यहां पर एक तो आर्टिकल जो होना चाहिए, और यहां पर आर्टिकल के साथ साथ हमने कहा कि वहां पर हमें यह ध्यान देना होगा कि आर्टिकल में जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें क्या मिसिंग या क्या चेंजेस वहां पर किए जा रहे हैं। तो अगर कोई प्रोविजन में वो चेंजेस ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक सवाल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आता है। तीसरा यहां पर जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं वह पॉलिटी से रिलेटेड, यानी राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पॉलिटी से रिलेटेड जो है, रिलेटेड टू पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था से संबंधित ये जो प्रश्न होते हैं ये कैसे पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा जाएगा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था, या वहां पर पूछा जाएगा कि ये एक्ट जो बनाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, उस वक्त की गवर्नमेंट कौन सी थी। इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। या यहां पर पूछा जा सकता है कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिनका अनअपोज्ड जो है इलेक्शन हुआ था, जिनका जो है जिनके विरोध में कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो इस तरीके के सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। लैंड रिफॉर्म जब भारत में हुए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होता था, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती केस बड़ा फेमस रहा है, उसमें कितने जजेस ने डिसीजन सुनाए थे, या वो जो डिसीजन आया था वह किस रेशियो में आया था, कितने जजेस उसके फेवर में थे और कितने उसके विरोध में थे। ये सब पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी 1950 से लेकर 2021 में जो घटनाएं बीच में घटी हैं, इनके आधार पर, ये संविधान से नहीं, ये 1950 से 2021 के बीच जो घटनाएं घटी हैं वहां से जुड़े हुए पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर्ड रखना होगा अपने आप को। तो जब हम लोग इसको पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन तक सिमटना नहीं है, उसके बाहर भी हम लोगों को निकलना है और वहां से भी क्वेश्चन क्या है वो पूछे जा रहे हैं, वहां पे उनको भी देखना है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी रिलेटेड जो सेगमेंट हैं, इनके अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। जैसा एक तो हमने कहा मिसिंग चीजें क्या हो गई, फिर यहां पर ये मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने एक तरफ ईयर दे दिया, एक तरफ कुछ और दे दिया, मैच करिए वहां पर। इस तरीके की चीजें भी वो पूछते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे वो क्या पूछ सकते हैं कि किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में किस स्टेट की कितनी सीट है, ये इस तरीके के क्वेश्चन। या अभी इस वक्त हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, उनके चेयरमैन कौन है, उनमें मेंबर कौन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर कई बार हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रहते, जबकि हमें मालूम होना चाहिए। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है,
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर भी आपको प्रिपेयर्ड होना होगा। और चौथा, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न। पॉलिटी सेगमेंट की अच्छी बात है कि यहां से करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न न के बराबर आते हैं। ये जो सेगमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित बहुत कम आएंगे, और हम लोग यहां पर असल में करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई घटना हाल फिलहाल यहां पर घटी, तो उस घटना पे क्वेश्चन ना पूछ के उसके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पे उन्होंने पूछ लिया। जैसे मान लीजिए अभी फॉर्म बिल आया हुआ है, कृषि कानून को लेकर विवाद चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, तो कृषि कानून पे क्वेश्चन ना पूछें, बल्कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, वो कौन कौन से प्रोविजन हैं या सिचुएशन है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, आपसे सीधे पूछ लिया गया। आपको लग रहा है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं बल्कि ये करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एक करंट में घटना घट रही थी इसी से रिलेटेड, और उस घटना को समझने के लिए ये प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए था। तो हम एक बार इसको भी यहां पर देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अलग से कुछ मिसलेनियस चीजें भी समझनी है। जितने भी जुडिशियल डिसीजन है क्वेश्चन आने ही आने हैं वहां से, तो हमें वहां पर देखना है। जितने भी एक्ट संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, हमको उनके ध्यान रखना होगा। जितने भी यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नए संशोधन हो रहे हैं, जो नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, वो एकदम पिछले एक साल के अंदर, जब भी हम मेंस प्रीलिम्स देने जाएं तो जुडिशियल एक साल के जुडिशियल जो वर्डिक्ट हैं एक जगह कर लें, एक साल में जितने कानून बनाए गए हैं वो एक जगह कर लें, जितने अमेंडमेंट एक साल में हुए हैं वो एक जगह कर लें। ये बहुत जरूरी है। जितने भी इससे रिलेटेड वह कमिटीज वगैरह या इंसिडेंट हैं, जितनी नई घटनाएं हैं, उन चीजों को हमें एक जगह पे कर लेना होगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो पॉलिटी सेगमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो प्रीलिम्स के लेवल पे कैसे हमको अपने को प्रिपेयर करना है, हम इसकी बात कर रहे थे। अब चलिए इसी के आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने कहा कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में सबसे मेजर रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो पॉलिटी सेगमेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ आईआर। तो पेपर 2 आपके लिए बहुत जरूरी है, और यहां पर पॉलिटी जो सेगमेंट है इसमें जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो दो नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो यहां इंफॉर्मेटिव ज्यादा हैं, यानी आपसे वो सूचना की मांग करते हैं, और एक क्वेश्चन वो होते हैं जो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन के रूप में होते हैं, जहां पर आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा गया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत पार्लियामेंट के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के कंडीशंस को एक्सप्लेन करें। ये क्या हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चन। मालूम अगर है आपको तो आप एक एक करके वहां पर बता देंगे, नहीं मालूम है तो नहीं बताएंगे। आपसे क्वेश्चन बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ये अगर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर मालूम है तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक वो क्वेश्चन आएंगे जो फैक्चुअल नेचर के, इंफॉर्मेटिव नेचर के होंगे, यानी आपको केवल मालूम होना चाहिए। एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ओपिनियन बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे वो पूछेंगे कि इंडिया का सेकुलरिज्म आज खतरे में है, आप इससे एग्री करते हैं? डू यू एग्री दैट इंडियन सेकुलरिज्म इज ऑन थ्रेट? क्या वहां पर कोई थ्रेट है या नहीं है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको एक डिसीजन लेना है, आपको बताना है कि खतरे में। आप ये नहीं करेंगे कि इतना खतरा है इतना खतरा नहीं है, आप दोनों पक्ष को लेंगे, लेकिन कंक्लूजन किसका होगा, ओपिनियन क्या होगा, आपका होगा। तो आपका जो कंक्लूजन है वो एग्जामिनर देखेगा, और इस आधार पर आपकी पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट यहां पर हो जाता है कि क्या वाकई आपके दिमाग में चल रहा।
तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर ओपिनियन बेस्ड चीजें भी देखनी है और आपको यहां पर जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी चीजों को, इंफॉर्मेटिव फॉर्म में भी चीजों को देखनी है मेंस के लेवल पर। तो ये दो चीजें यहां पर पहले अपने दिमाग में रखना है। अब आइए मुख्य परीक्षा के लिए कुछ चीजें जो हैं यहां पर बेसिकली पहले से ही अगर दिमाग में ये स्ट्रक्चर हम बनाकर चलेंगे तो टॉपिक मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा आसान रहेगा। अननेसेसरी वहां पर स्पून फीडिंग मुझे नहीं करानी होगी, आप खुद इतने कैपेबल होंगे कि मैक्सिमम चीजें आप कर लेंगे। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं उसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा मेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। और एक चीज और यहां पे मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को अभी टॉपिक जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों को नोट्स उसका मिल जाएगा। यानी अगर हमने प्रीएम्बल पहले टॉपिक लिया तो इंग्लिश मीडियम में जो लोग हैं उनको इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा, जो लोग हिंदी मीडियम में उनको हिंदी मीडियम का नोट्स मिल जाएगा। यहां पे हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू अपना बात करेंगे और जो रिटन आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपका नोट्स होगा, आप उससे पढ़ के अपना तैयारी कर सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पे जो फ्लो चार्ट हम लिखा रहे हैं ये आप अगर लिखते रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये लिखते रहिएगा। दूसरी चीज, लैंग्वेज का बैरियर मत आने दीजिएगा क्योंकि फिर उससे क्लास जो है वो प्रभावित होती है। आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, अब आप इतने कैपेबल तो हैं कि जहां पर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट वो हिंदी में बहुत सी चीजों को आसानी से अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि क्लास बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में चलती रहे। कंटेंट आपके लिए मायने रखेगा, अप्रोच आपके लिए मायने रखेगा कि कंटेंट और अप्रोच आपके पास, बाकी तो नोट्स आपके पास रहेगा, लैंग्वेज देखना हो वहां से आप देख लेंगे। लेकिन यहां पे आप बस इतना ध्यान रखते रहिए कि जो क्लास में चल रहा है वो आपके दिमाग में वो वहां स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक उसी तरीके से हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं कि हर एक चीज हिंदी में लिखा जाए या हर एक चीज जो है इंग्लिश में लिखा जाए। तो ये लैंग्वेज का जो है बैरियर लेकर ये सब चीजें मैं शुरुआती क्लास में ही क्लियर कर रहा हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन न रहे। और हम जब एक बार टॉपिक स्टार्ट कर दें, हम डिगिंग उसकी स्टार्ट कर दें, तो फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम, वो एनर्जी लेवल हम लोगों का होना चाहिए जो मैंने दावा किया था कि अगले एक महीने के अंदर पॉलिटी सेगमेंट से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि कहीं से करंट अफेयर, ट्रेडिशनल, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हमें किसी तरीके का प्रॉब्लम न हो। इसीलिए आज मैं सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सारी चीजें जानते हो, लेकिन इसके बावजूद अभी हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग की, हम बात करेंगे ओपिनियन की, ये सारी बातें करेंगे। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सब्र रखिएगा और इसको समझते चलिएगा। हमने कहा मेंस का जो एग्जाम आता है यहां पर जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास जो है तीन चीजें होनी चाहिए, या यहां पे तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के दौरान। हम यहां बात कर रहे हैं आंसर के दौरान, जो आपको समझना है। आंसर राइटिंग के दौरान जो चीजें यहां पर आपको समझनी है वो यहां पर क्या है, तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फैक्ट, दूसरी चीज है कंसेप्ट और तीसरी चीज है एप्लीकेशन। आपको अपनी तैयारी इन तीन स्तरों पर करनी। तीन स्तरों पर करने का मतलब है, फैक्ट का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है आपके पास अच्छा होना चाहिए। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया जो है वहां पर यह देखा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है वो लगातार बढ़ रही है, और इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स कहां तक इफेक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में पॉवर्टी बढ़ेगी या जो इनकम गैप है बढ़ेगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या एफर्ट हैं और वो कहां तक इफेक्टिव। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब इस क्वेश्चन के आंसर में कई स्टूडेंट जब लिखना शुरू करते हैं तो दो तीन तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहला, वो स्टूडेंट जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉवर्टी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, आज जो है गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है,
आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि जो बुनियादी नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, और गरीबी का मतलब केवल खाने पीने के अभाव से नहीं है, गरीबी का मतलब अच्छे माहौल से है, अच्छे परिवेश से है, न एजुकेशन अवेलेबल है, न हेल्थ वहां पर, ये सब एक बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं। इस तरीके से आपने लिखा। जब आप इस तरीके की चीजें लिखते हैं, यानी बहुत केवल कंसेप्चुअल चीजें लिखते हैं, तो आप अपनी बातों को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। ऑथेंटिक चीजें आप तब बोल पाते हैं, आपके बातों में जो है ऑथेंटिसिटी तब आ पाती है जब आप उसके पीछे फैक्ट फिगर के साथ अपनी बातें रखते हैं। अगर इसी आंसर में आप ये लिखना शुरू कर देते कि अभी रिसेंटली जो डेटा है उनके हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी इतने % है, आप वहीं पे ये लिख देते कि हाल ही में IMF या इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड के कारण भारत में गरीबों की संख्या में इतने % का इंक्रीज होने वाला है। यहां समझिएगा कि इस चीज का कितना रोल है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये एग्जाम जो है वो बड़ा फैक्चुअल है या बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन यहां हर एक चीज का मायने है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए तैयारी करने के दौरान, आप ये हवा मत बना लीजिएगा कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस ये सब एग्जाम ऐसे हैं जहां पर हम केवल एकदम इंटेलेक्चुअल चीजें सोचेंगे। आपको फैक्ट फिगर के साथ अपनी बातें रखनी है, जो कहिए वो फैक्ट फिगर के साथ वहां पर होना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सामने बहुत प्रॉब्लम है, और वहां पर जो है ये बताऊं कि ये जो है गवर्नमेंट का फेल्योर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां आपको एटलीस्ट ये मालूम हो कि सायरा बानो केस क्या था, आपको मालूम हो कि यहां पर जो है जो साहबानो केस था वो कौन सा था, या सरला मुदगल केस क्या था, या राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट कौन सा बनाया गया, या वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हिंदू कोड लॉ क्या है। अगर आपको ये सब फैक्चुअल चीजें नहीं मालूम है, यकीन मानिए आपका आंसर केवल कोरा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रह जाएगा। तो पहला मेंस की तैयारी के दौरान हमको क्या सीखना है? फैक्ट्स। अच्छे फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब नोट्स आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको करंट में कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज सुनाई दे रही है और उससे कोई अच्छे डेटा आपको मिल रहे हैं, तो आप वहीं पर नोट कर लीजिए, जिससे जब आप एग्जाम दें तो उस समय आपके पास वो डेटा आपके दिमाग में घूम रहे हो आपके नोट्स के साथ, तब आप उसको वहां पर लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स तब तो आपके आ पाएंगे। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा फैक्ट के लेवल पर। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म पढ़ रहे हैं, पंथ निरपेक्षता के सामने खतरे हैं, तो वो इंसिडेंट, वो एग्जाम्पल तो आपको मालूम हो कौन से खतरे हैं। केवल आपके कहने से खतरे नहीं है, आपको यह साबित करना होगा कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर खतरे अगर हैं, तो हो सकता है कि कोई रिपोर्ट आई हो जिसमें बताया गया हो कि रिलीजियस जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हो सकता है कि यहां पर जो है वह कोई रिपोर्ट आई हो जिसने बताया हो कि भारत में टॉलरेंस जो है उसके सामने ये थ्रेट आ रहे हैं। आपने उसको कोट करते हुए अपने आंसर में उसको दे दिया, आपका आंसर दूसरों के आंसर से बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। पहला चीज हमने क्या कहा, आपको समझना है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, इस पर हमें काम करना है और ये बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। दूसरी चीज है कंसेप्ट, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी अगर कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं तो उसका जो मीनिंग है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे ये सब हमें आगे पढ़ना है, जैसे सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द कई बार आप सुनते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप सेकुलर हैं, आप कहेंगे हाँ हम तो सेकुलर हैं। देश सेकुलर है, हाँ देश सेकुलर है। ये सेकुलरिज्म है क्या? तो आप थोड़ा सोचेंगे, बोलेंगे कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो सभी धर्मों के साथ क्या वाकई एक जैसा व्यवहार करना यही सेकुलरिज्म है? स्टेट के लेवल पे पहले तो एक्यूरेट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक दूरी होने का। यानी राज्य धर्म के मामलों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप करेगा। इसी को हम पंथ निरपेक्षता भारतीय संदर्भ में देखते हैं। आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन आर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन इज सेकुलरिज्म। अब यहां पर जब वह रिक्वायर्ड जो
डिस्टेंस होना चाहिए, जब वो मोर और लेस डिस्टेंस में बन जाता है, यानी हम धर्म के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगते हैं या धर्म के मामलों में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, नहीं नहीं ये मामला इसको छूना नहीं है, तो धार्मिक मामला है, तब ये हमारा जो सेकुलरिज्म का फैब्रिक है ये टूटना शुरू होता है, तब ये कमजोर होना शुरू होता है। अब ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं मालूम है, आप आंसर लिखते जाइए, आपको वहां भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपने ग्लोबलाइजेशन के उसी अर्थ से आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने विमेन के ऊपर किस तरीके का असर डाला है, आपने वहां आंसर लिखना शुरू किया कि ग्लोबलाइजेशन वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण की वह प्रक्रिया जिसने वर्ल्ड सोसाइटी और लोकल सोसाइटी और ब्रॉडर या वर्ल्ड ग्लोबल सोसाइटी को इंटीग्रेट किया है, और जो अदर कंट्री के फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनका जो है वो, या अदर कंट्रीज में जो नए सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं वो हर कंट्री में देखे जा रहे हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, मीनिंग ना, कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट मालूम है तो आप पहले वहीं से आंसर स्टार्ट कर देंगे और तब उसके बाद आप सारी चीजों को बताएंगे, फैक्ट्स वगैरह वहां लेते आएंगे। तो कंसेप्ट यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो देखना चाहेंगे, बिना इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन यानी उसका जो अप्लाइड पार्ट, अप्लाइड पार्ट का कैसा मतलब यहां पर है, आपके दिमाग में किसी चीज को देखने का कितने तरीके से आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। और ये यहीं से समझिए कि जब हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताइए कि हमारे यहां पर जो है सोसाइटी में वह कम्युनल टेंशन क्यों होते हैं, या हमारे यहां पर जो है आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या कोरोना दौर में हेल्थ सिस्टम फेल्योर क्यों दिखा, हमारा स्वास्थ्य जो है ये क्यों कमजोर दिखा और हमें क्या करना चाहिए। अगर इस तरीके के प्रश्न वहां पर आते हैं तो हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग का जो एप्लीकेबल जो वहां पर अप्लाइड पार्ट है वो कितना एक्टिव है, किसी चीज को कितने अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। आइए हम आपको कुछ एंगल दिखाते हैं, किसी चीज को देखने के कितने नजरिए हो सकते हैं, पहले हम उसको यहां पर बात करते हैं। जैसे एक सिंपल चीज हम बात करते हैं यहां पर आज, बहुत छोटी सी चीज, कि अगर मान लीजिए सेक्स रेशियो की बात आती है, अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो चल रहा है, इसके पहले हरियाणा जो है, पंजाब जो है, ये सब वो स्टेट रहे हैं जहां पे सेक्स रेशियो बेहद कम रहे, लिंगानुपात वहां पर कम रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन आए कि सेक्स रेशियो आखिर कम क्यों है, या विमेन्स जो है के खिलाफ जो इंसिडेंट है, विमेन का वायलेंस अगेंस्ट जो है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, इसको हम अगर यहां पर लें और इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इसके रीजन बताइए, इसके मेजर्स जो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं या इसकी रेमेडीज क्या है, क्या सोल्यूशन है, आपको देखने का नजरिया कैसे होगा, ये इसका एप्लीकेशन कैसे आप दिमाग में लाएंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे अच्छी चीज, वह है आपका सिलेबस। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करना है, और ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, धीरे धीरे आपको अपने अंदर लाना है, ये एक बार में नहीं आएगा, इसलिए अपने दिमाग में इसमें उलझन में मत आइएगा, लेकिन ये समझिए कि आपको ये करना है आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मतलब क्या है, कोई मुद्दा आया, पहले तो आप उसका एक हिस्टोरिकल जो है ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक जो है उसका आयाम क्या है। पेपर 1 याद कीजिए, पेपर 1 में क्या क्या है, हिस्ट्री है। दूसरा पेपर 1 में क्या है, ज्योग्राफी है, यानी ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक उसका आयाम क्या है। तीसरा क्या है, सोसाइटी यानी सोसाइटल, तो सामाजिक। 3 डायमेंशन यहां पर लेंगे, तो डायमेंशन हमारे क्या यहां पर आएंगे। समझिएगा कैसे आपको किसी चीज को देखना है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों हो रहे हैं, तो पहला नजरिया क्या हो गया, हिस्टोरिकल, इसके कोई हिस्ट्री के रीजन होंगे। तो जैसे ही हम वहां पर, आप किताबों की तरफ भागते हैं, बी प्रैक्टिकल,
पहले खुद से सोचना तो शुरू कीजिए, किसी चीज को कैसे सोचते हैं। हम सोचेंगे हाँ इसका ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि पैट्रियार्की जो है वो लंबे समय से एग्जिस्ट करती रही है, वह एक माइंडसेट बन गई है। फ्यूडल मेंटेलिटी जहां पर भी रहेगी वहां पर वो अगर चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे कंडीशन में वहां पर क्या है, विमेन के अगेंस्ट वायलेंस को वो जस्टिफाइड कर दिया जाएगा। और किस नाम पर? अपनी हिस्ट्री के नाम पर, अपने कल्चर के नाम पर, कि भाई ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ, महिलाएं कम कपड़ा पहनने लगी हैं, ड्रिंक करने लगी हैं और दूसरे लड़कों के साथ, मतलब अलग अलग जो स्टीरियोटाइप इमेज है वहां उनके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री या अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री इसलिए क्योंकि पैट्रियार्की रही है, कल्चर इसलिए क्योंकि यहां पर जो है ये माना जाता रहा है। दूसरा, ज्योग्राफिकल फैक्टर। अलग अलग जगहों पर आप ज्योग्राफिकल फैक्टर वहां पर देख सकते हैं। जहां पर हम अर्बन सोसाइटी की बात करेंगे वहां प्रॉब्लम अलग तरीके की है, रूरल सोसाइटी की बात करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम अलग तरीके की है। रूरल अगर सोसाइटी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि विमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं घरों में वहां पर बंद हैं, या फिर वो खेतों खलियानों में काम करती है, तो उनके साथ वायलेंस के इंसिडेंट घरों में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर अर्बन एरिया में देखें तो वहां पर बहुत सी महिलाएं अपने घर से दूर कामकाजी हैं, वर्किंग हैं, और वे जो हैं वहां पर घूम रही हैं, घरों के बाहर वहां पर निकल रही हैं, और इस वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी सुभेदता बढ़ जाती है, उनके ऊपर हमले बढ़ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके का इशू रहेगा, साउथ इंडिया में अलग। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कई बार क्या है वो डिसाइड करते हैं। जैसे सेक्स रेशियो है, तो वो जो एरिया है आप देखते हैं हरियाणा पंजाब का, वहां क्यों माना जाता है कि विमेन के अगेंस्ट इतनी चीजें प्रॉब्लम आती रही है? क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि पंजाब हरियाणा वही इलाका है जहां से इन्वेडर, बाहर से भारत पर हमला करने वाले लोगों का रास्ता वही था, वही वेस्ट जो है इंडिया का पार्ट था, वहीं से आते थे। और जब पहले के जमाने में एक देश में दूसरे देश से हमला हुआ करता था तो सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट विमेन होती थी। विमेन अपने आप में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो विक्ट्री साइन होती थी कि दूसरे देश का कोई आक्रांता आता था, आपके यहां आपकी प्रॉपर्टी और विमेन दोनों को अपने साथ रखता था, ये एक विक्ट्री भाव। तो ऐसे, और ये जो है यहां पर सीधे समाज की, उस सोसाइटी की इज्जत से भी जुड़ गया, उसके जो है डिग्निटी से जुड़ गया। तो जब अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को बाहर के लोगों से बचाना है तो हमने नियम कायदे उनके ऊपर थोपने शुरू कर दिए, हमने उनको चार दीवारों में बंद करना शुरू कर दिया, हमने पर्दा प्रथा वहां पर शुरू कर दिया। और यहां तक कि आगे चलकर इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों का बढ़ा कि वो अब चाहते ही नहीं थे कि उनके यहां लड़कियां हों, इसीलिए लड़कों की तलाश वहां पर। दूसरा क्या था, एक तो ये हो गया कि वहां पर वो इलाका ज्योग्राफिकल, उसका लोकेशन क्या है, ये एक हमारे दिमाग में आया। फिर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा हरियाणा पंजाब का इलाका, ये ज्योग्राफिकली अगर देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड है यहां पर, और एग्रीकल्चर में माना जाता है जो ताकतवर होंगे यानी पुरुष, उनकी भूमिका ज्यादा होगी, इसलिए यहां पुरुषों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, लड़कियों पे ध्यान कम दिया गया। ये सब अलग अलग फैक्टर, मेरा अभी यहां पे टॉपिक पढ़ाने का पर्पस नहीं है, मैं आपको एक डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे हमें सोचना है, क्या हमें सोचना है। तीसरा है सोशल, सामाजिक। हम अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो सोसाइटी अलग अलग जगहों की अलग अलग तरीके की दिखाई देती है। नॉर्थ ईस्ट में यह देखा जाता है कि मैटरनल जो है स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देगा, वहां पर पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो उस तरीके का इन्फ्लुएंस आपको वहां नहीं दिखाई देगा। वहां अधिकांश जो ट्राइब है इगल्टेरियन सोसाइटी है, इक्वालिटी बेस्ड है, वहां पर औरतों को काफी हद तक आजादी दी गई है, तो वहां की प्रॉब्लम उस तरीके की नहीं है जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के रूप में आप देखेंगे। जहां पर ज्यादा वह एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जहां पे औरतें जो हैं वह सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो वो अच्छा डिसीजन ले लेती हैं। अगर उनके खिलाफ वायलेंस भी होता है तो उसके अगेंस्ट जो है उनका रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन घरों में बंद जो रूरल सोसाइटी में विमेन है उनके खिलाफ रोजाना डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी रिलेटेड वायलेंस होता है, लेकिन वो उसको अपोज नहीं कर पाती। तो सोशल स्ट्रक्चर इसके लिए मायने रखता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारे यहां देखा गया कि विमेन्स जो हैं उनका अपना जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता गया। मीटू कैंपेन आप किस रूप में देखते हैं? ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा इंपैक्ट था। या टेंपल एंट्री मूवमेंट, सबरीमाला हो, शनि मंदिर हो,
हाजी दरगाह हो, ये सब चीजें जो हैं स्टार्ट कहां से हुई हैं, तो इनका कि अब धीरे धीरे विमेन जो है वो एम्पावरमेंट देखा जा रहा है, विमेन लेड मूवमेंट देखे जा रहे हैं। पहले महिलाएं अपनी आवाज खुद नहीं उठाती थी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, पुरुषों के द्वारा महिलाओं की आवाज उठाई जाती थी। लेकिन आज के पिछले 2 दशकों में हम देख सकते हैं कि विमेन लेड मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं, महिलाएं खुद अपना आवाज उठा रही। तो कहने का मतलब है एक इशू हम उठाएं, उसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और सोसाइटल जो वहां पर जो पर्सपेक्टिव है वो देखने की कोशिश करें। पेपर 2 क्या है, तो पेपर 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहले तो संवैधानिक डायमेंशन क्या है, तो महिलाओं के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किया गया, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे आर्टिकल 15(3 कि स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वीमेन के लिए, चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन करे। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, आर्टिकल 41 वहां पर जो है उनको राइट्स देने की बात है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 39, ऐसे तमाम आर्टिकल्स हैं जो विमेन्स से रिलेटेड हैं, विमेन्स के लिए जरूरी हैं। तो वो आप जब आंसर लिखें तो आपके दिमाग में वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी होने चाहिए, संवैधानिक क्या है आयाम होने चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटिकल जो है व्यू आपका क्या है, पॉलिटिकल जो है यहां पर राजनीतिक जो दृष्टिकोण है या डायमेंशन है वो क्या है, कि हम देखेंगे कि विमेन्स को लेकर एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन न के बराबर रहा है। पार्लियामेंट में अभी रियल डेटा क्या है, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं, रियलिटी क्या है कि क्या रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का वो वहां पर पार्लियामेंट में है, तो हम कहेंगे कि बहुत कम है। लेकिन पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है। तो सवाल यह है कि वहां पर वो इफेक्टिवली काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्या रहा है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, पॉलिटिकल डायमेंशंस जो है वो वहां पर, और ग्लोबल, क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है पेपर 2 में, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया में क्या महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें वहां पे, तो ये डायमेंशन होते हैं। हमने पेपर 3 के हिसाब से अपने दिमाग में रखा कि इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है। हम देखते हैं कि वे विमेन जो डिपेंडेंट होती हैं पुरुषों पे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, क्योंकि पुरुष को मालूम है कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम जो भी करेंगे वो जस्टिफाइड है। लेकिन जो, तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। विमेन क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, तो विमेन एंटरप्रेन्योर जितनी भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, आज के समय में विमेन को लेकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने की बात चल रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब क्वेश्चन बनते हैं और यहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायमेंशन भी है, क्वेश्चन भी है। इसी तरीके से साइंस टेक एक पर्सपेक्टिव हमें देता है, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा अगर बढ़ रही है तो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये हमारा एक डायमेंशन है, हम इस डायमेंशन से क्या है सोच सकते हैं। मुद्दा एक ही है विमेन, लेकिन आप देखिए कि हर तरीके से इस चीज को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है, एक बार अगर अभ्यास ऐसा हो गया तो जब आप मेंस दे रहे होंगे आपके पास कई बार समस्या आती है कि कोई क्वेश्चन आपने देखा यार इस पे तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की ही नहीं, पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं, तो पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं, आप तुरंत अपने दिमाग में एक ग्राफ बनाइए, उसमें एक हिस्टोरिकल पॉइंट्स, एक ज्योग्राफिकल, एक सोशल, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पॉलिटिकल, एक ग्लोबल, एक इकोनॉमिकल, एक जो है साइंस और टेक से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंटल, माना जाता है कि विमेन नेचर से ज्यादा करीब होती हैं, तो एनवायरमेंटल जो है वहां पर पर्सपेक्टिव क्या है वो हम देख लें। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, जैसे विमेन जो हैं वो देखी जा रही हैं कि भाई वहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट उनके पास बहुत ज्यादा है, जैसे साइबर अटैक उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस ही तो है। साइबर बुलिंग होती है, फिशिंग होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, मॉर्फ पिक्चर्स और वीडियो के थ्रू उन्हें वहां पर मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। एक लड़की, एक बहुत इनोसेंट जो है गर्ल थी बंगलोरो की, उसके एक मॉर्फ, उसकी गलत पिक्चर जो है, अश्लील पिक्चर, उसको सर्कुलेट कर दिया गया और अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया, जबकि वो पिक्चर उसकी थी भी नहीं। आज के समय में इस तरीके के इंसिडेंट भी हो रहे हैं, एक इनोसेंट लाइफ इस नाम पर खत्म की जाती है, तो ये हमें समझना है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव, और इसी तरीके से हमारा जो है इथिकल जो है वहां पर क्या पर्सपेक्टिव है, यानी जो नैतिक दृष्टिकोण है वहां पर एटीट्यूड के लेवल पर क्या वहां पर जो है प्रॉब्लम है, या क्या किस तरीके का अप्रोच हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के नजरिए से। पेपर 4
तो एक इथिकल डायलेमा भी कोई चीज का होता है, हर एक चीज का। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। तो यहां पर पहली चीज समझना है कि एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आए, एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, हेल्थ से, विमेन से, चाइल्ड से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, एक तरीका होता है आंसर राइटिंग का कि हम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियरिटी हमारे पास हो, और एप्लीकेशन कितने तरीके से उसको देख सकते हैं। अभी तो ये एक तरीका मैंने बताया, और दूसरे तरीके की तरफ चल रहे हैं। और फिर मैं बोल रहा हूं कि अभी आप बिगिनिंग फेज में हैं। ये मैं चाहूं तो क्लास के अंत में बताऊं, आज से 1 महीने बाद, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लास अभी से अगर स्टार्ट होगी और अगर आप आज से ये सब काम करते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होता रहेगा। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं। अदरवाइज हो सकता है कि ये भी इसमें रिस्क होता है कि कोई अगर बिगनिंग में है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कैसे अपने अंदर समेटे, ये एक चैलेंज होता है। जैसे मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपने सिलेबस देखा है और मैं आपको फ्रिक्वेंटली ये बता रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप में से जिन लोगों ने जीएस का सिलेबस देखा ही नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लम यहां आ सकती है। और इसलिए जिन लोगों को सिलेबस पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है वो इंस्टीट्यूट में बात कर ले वहां पर कि हमको एकेडमिक एसोसिएट से बात करनी है, हमको सिलेबस समझना है। तो उन लोगों को यहां पर ये रिकमेंडेशन है कि वो लोग अपना जो है वो जो आपके पास इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर है वहां पर आप मैसेज कर दीजिए, हमारे जो एसोसिएट हैं वो आपसे बात करके आपको समझा देंगे कि सिलेबस में क्या कैसे किस तरीके की चीजें हैं। तो ये काम भी आपको करना है कि कहीं छोटी छोटी चीजें वहां पर कंफ्यूजन न क्रिएट करें और चीजें समझ में भी आए। केवल यहां पर क्लास में अच्छी अच्छी बातें करना कोई अचीवमेंट नहीं है अगर वो आप तक पहुंच नहीं रही हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। एक तरीका देखने का अलग अलग ये डायमेंशन यहां पर हो। दूसरा तरीका वहां पर क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो हम अलग अलग लेवल पर देखें, यानी हमारा जो एनालिसिस है उसको देखने का नजरिया क्या है। हमने नजरिए की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। हम किसी चीज को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर, इसको बोलते हैं कि हम यहां पर जो है एक तो इंडिविजुअल लेवल पर हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी चीज आ रही है आप यहां पर, और आपको सजेशन आपसे चाहिए, यानी वे फॉरवर्ड चाहिए कि क्या होना चाहिए। आपसे पूछा गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, क्या करना चाहिए, सेकुलरिज्म खतरे में है, क्या करना चाहिए, भारत में गरीबी बढ़ रही है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको सजेशन पूछा जा रहा है तो आप कैसे सोचेंगे थोड़ा उसको देखिएगा। कोई भी सलूशन, पहला एक सलूशन होता है इंडिविजुअल लेवल पे, कोई व्यक्ति, तो हर व्यक्ति, आप क्या लगता है कि सरकारें अगर अच्छे, जैसे हेल्थ कोविड के दौर में इतनी प्रॉब्लम आई, इस पूरे प्रॉब्लम के दौरान आपको क्या लगता है कि क्या ये जो है प्रॉब्लम केवल गवर्नमेंट के द्वारा थी और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम करती तो ये प्रॉब्लम रुक जाती, कोविड ना आता, कोरोना का लहर नहीं फैलता। यह शुरुआत होगी पहले इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं क्या वो फॉलो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो, या गैदरिंग वाले प्लेसेस से डिस्टेंस करना हो, ये सारी चीजें यूं होनी चाहिए या नहीं। अभी हम मेडिकल स्टोर पे इस दौरान का एक्सपीरियंस क्या रहा, मेडिकल स्टोर पे लंबी लंबी लाइन खड़ी है। अगर मैं वहां पर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं लाइन के थ्रू कि क्यों लगे, और उसमें तो मैं पीछे खड़ा हो गया और एक डिस्टेंस बना के, जो मेरे सामने वाले हैं उनसे एक डिस्टेंस बना के मैं खड़ा हुआ हूं। 2-4 लोग आएंगे भाई लोग, और वो बिना ये समझे कि ये सामने वाला आदमी जो है यहाँ पहले से आके खड़ा है डिस्टेंस बना के, वो उस बीच के गैप में जाके खड़े हो जाएंगे और मुस्कुराएंगे अलग से। अब सवाल ये है कि ये जो सोशल बिहेवियर है ये तो कहां से शुरू होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल से शुरू होना चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर कई बार हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती हैं। तो आपका सजेशन कहां से शुरू होगा, तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे कि हमें पहले जो है एटीट्यूशनल चेंज लाना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक तरीका यहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी चीज को देखने का एक नजरिया इंडिविजुअल लेवल पे होता है। दूसरा नजरिया सोसाइटी के लेवल पे होता है कि एक सोसाइटी के रूप में
वहां पर क्या होना चाहिए। तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो, अब जैसे क्या है, लिंचिंग पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ किसी को मार डालती है, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास तरीके के लोगों को। सवाल है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए सोसाइटी को ध्यान देना होगा। सेकुलरिज्म खतरे में है तो सोसाइटी को इस पर ध्यान देना होगा। हमारे यहां पर जो लोग कट्टर फंडामेंटलिस्ट हैं उनको बड़ा लाइमलाइट मिल जाता है, और जो लिबरल लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उनको उतना लाइमलाइट नहीं देते। जो सोसाइटी को जोड़ने वाले लोग हैं हमें उनसे लेना देना नहीं है। तोड़ने वाले लोगों को मीडिया भी बहुत हाथों हाथ लेती है और जनता भी। ऐसे लोगों को हम बाइकआउट क्यों नहीं करते? तो सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए? सोशल बाइकआउट। सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए? सोशल इंसेंटिव्स, उन लोगों के लिए जो अच्छा कर रहे हैं हम सल्यूट करें उन लोगों को जो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इस सोसाइटी को मजबूती दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं, आइडियोलॉजी दे रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको अप्रिशिएट करते, हम क्यों नहीं उनको मजबूत करते हैं? तो यहां पर एक चीज सोसाइटी को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, फिर यहां से हम आएंगे गवर्नमेंट के लेवल पर कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सोसाइटी मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है, इंडिविजुअल चेंज ला सकता है। मैं अपने अंदर एक इंडिविजुअल चेंज, अगर मुझे लगता है कि ये सही ये गलत है, मुझे ये काम करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, अब मैं पूरी व्यवस्था को बदलने में लगा हूं और फ्रस्ट्रेट हूं, बिल्कुल नहीं। पहला नियम यह है कि मैं केवल अपने आप को अगर बदल दूं तो यह भी एक अचीवमेंट। मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं गलत बिहेवियर नहीं करूंगा, यह मेरा अपने से कमिटमेंट है। हाँ, अब ये नहीं कि मैं अब सबको बदल ले रहा हूं, तो पहला इंडिविजुअल रिफॉर्म हो गया। अब अगर मुझे अपने ही जैसे कुछ लोग मिल गए 150, उन्होंने कहा कि हम भी अपने आप को करप्शन से दूर रखते हैं और ऐसे लोगों की जरूरत है, हमने उनके साथ मिलकर सोसाइटी बना लिया। अब हमने क्या किया? सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि ऐसा होना चाहिए। और सोशल मूवमेंट को अगर गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट कर दिया तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, गवर्नमेंट के जो वहां पर प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो इस तरीके से। तो इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे आपको क्या करने की जरूरत है? देखने की जरूरत है। तो कोई भी चीज का आगे हम लोग मूल्यांकन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि अच्छा बताइए कि जो रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में है उसके सामने बढ़ते जो थ्रेट हैं, या वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसके सामने जो थ्रेट बढ़ रहे हैं, आपका क्या सजेशन है, कैसे इसको दूर किया जाए? तो ये ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के पढ़े जा रहे हैं वहां पे सारे पॉइंट्स, आप खुद सोचिए, आपको खुद वहां पे आंसर मिलना स्टार्ट होगा। तीसरी चीज क्या है? ये सब बता रहे हैं कि आपको किस नजरिए, एंगल से आपको देखना है। तीसरा तरीका होता है स्टेक होल्डर। आप देखिए कि शेयर होल्डर कौन कौन है, किसी चीज को लेकर स्टेक होल्डर कौन कौन से। जैसे एक एग्जांपल समझिए, एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में कोई आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया, तो आपको देखना है कि किस नजरिए से एजुकेशन को देखना है। तो आप देखेंगे पहले कि एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है, कौन होता है? टीचर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, और कौन होता है यहां पे? गवर्नमेंट होता है। यही तो होता है एक नजरिया, स्टेक होल्डर है ना। तो स्टूडेंट के नजरिए से क्या मुद्दा है आता है, टीचर के नजरिए से क्या मुद्दा आता है, मैनेजमेंट के नजरिए से और गवर्नमेंट के नजरिए से क्या आता, वो सारी चीजें आप वहां पर लिख डालिए, आपका आंसर बन गया। स्टूडेंट को क्या चाहिए? बेटर क्वालिटी, बेटर एजुकेशन चाहिए, नियमित रेगुलर क्लासेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, यही तो स्कूल यहाँ पे स्टूडेंट को चाहिए। टीचर को इंसेंटिव चाहिए, टीचर की सैलरी अच्छी होनी चाहिए, टीचर को अदर एक्टिविटीज में, अब उससे मतगणना भी करा रहे हैं, चुनाव में जा भेज रहे हैं आप उनको, जो है वहां पर जनगणना भी उन्हीं से करा रहे हैं, आप सब कुछ करा रहे हैं। तो आप टीचर के साथ जो है वो कैसा व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। इसी तरीके से यहां पर जो है वह हमें ये देखना है कि दूसरी चीज क्या है। तो दूसरा यहां पर जो है मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाए, मैनेजमेंट को लगता है कि भाई कोविड चल रहा है, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस पे ही क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेस पर क्या है, एक अलग तरीके का मायने है, टीचर को अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन लिखना है, आराम से हम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, एक स्टूडेंट के नजरिए से लिखेंगे, एक टीचर के नजरिए से।
मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई हमको तो जो टीचर वगैरह हैं उनको पैसा देना है, इतने स्टाफ वगैरह इनको पैसा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हमारा तो स्कूल बंद हो जाएगा, हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा, यहाँ पे हम कैसे यहाँ पर काम करें। और गवर्नमेंट जो है वो वहां पर किस तरीके से सोच रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई एजुकेशन तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर एजुकेशन यहाँ पे सही तरीके से अगर नहीं हो पाया तो फिर ये जो है तो ये यहां पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें ये हो रही, तो स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग जो है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहां पर वो बांट सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं जिससे आपके लिए क्लियरिटी यहां पर रहे। एग्रीकल्चर अगर हम करें, एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेक होल्डर आएंगे, यहां पर फार्मर आएगा, यहां पर कंज्यूमर आएगा जो लोग कंज्यूम करने वाले हैं, यहां पर मार्केट फोर्सेस भी आएंगी जो लोग उसको परचेज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, गवर्नमेंट आएगा। तो स्टेक होल्डर बनाइए अलग अलग चीजों पे और उनके हिसाब से सोचिए। देखिए ये हमने कहा कि हमारा पर्पस क्या है, आपको एक ओवरव्यू देना जिससे आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर पाए अपने आप से, और यही एक तरीका है जिससे आप बेहतर जो यहां पर अप्रोच है वो आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि मेंस को लेकर यहां पर कुछ कुछ चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी कि क्या काम आपको करना है। अब आइए यहां पर तीसरी चीज समझते हैं। आंसर राइटिंग के संबंध में हम ये सारी बात कर रहे हैं जिससे कि क्लास स्टार्ट हो और आप पहले ही दिन से आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कर सकें। आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, आइए उसके पे बात करें। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि आपके पास ये जानकारी हो कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्न की मांग आपको समझ में आना चाहिए। आप जब क्वेश्चन लिखते हैं तो आप वहां पर क्वेश्चन लिखने के दौरान, आंसर लिखने के दौरान आप पे आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप भटके ना। अगर आप में डेविएशन आया तो आप वहीं पर आपका आंसर जो है गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में, इन इंडिया, भारत में शिक्षा, भारत में शिक्षा या भारत की शैक्षिक व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं है, वाई एकेडमिक सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉट इफेक्टिव, क्यों प्रभावी नहीं है या क्यों बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, एक ऐसे ही बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आया कि देयर इज अ नीड ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, भारत में मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत, अपने विचार रखें। आप केवल समझिए कि कैसे सोचना है, क्या करना है। तीसरा उन्होंने क्वेश्चन दिया कि भारत में देयर इज अ ह्यूज एजुकेशनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, कि भारत में शैक्षिक असमानता बहुत ज्यादा है, भारत में बढ़ती शैक्षिक असमानता। ये तीन अलग अलग प्रश्न हैं। एक में आपको एकेडमिक सिस्टम इफेक्टिव क्यों नहीं है, एक में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के नीड पर क्वेश्चन पूछा जाए, और एक में एजुकेशनल डिस्पैरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए। इन तीनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है, तीनों क्वेश्चन जो हैं एक ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तीनों क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वो एक है, और वो सब्जेक्ट क्या है, यहां पर एजुकेशन। सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है।
लेकिन जिस रेफरेंस में वो पूछा जाता है वो रेफरेंस यहां पर अलग है, संदर्भ अलग है। विषय और संदर्भ अलग अलग हैं। अब यहां से समझिएगा। अब मान लीजिए कि आपसे तीनों क्वेश्चन पूछा गया और आपने शिक्षा पे खूब तैयारी की है, खूब पढ़ा है, यहां वहां से सब मैटर इकट्ठा कर लिया है। आपने पहले क्वेश्चन में भी वही आंसर लिखा जो दूसरे क्वेश्चन में, जो तीसरे, क्योंकि आपको लगा ये तो तीनों एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, और वहां पे आपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी मैटर दे दिया। एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा कि आपने क्या जवाब दिया है। तो ये पहली चीज ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हो सकता है कि वो कॉमन हो, लेकिन आपको आंसर रेफरेंस के अकॉर्डिंग देना है। शिक्षा क्वेश्चन नहीं है। पहले क्वेश्चन में यहां पर पूछा जाएगा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो आपका पूरा आंसर किस चीज के इर्द गिर्द घूमेगा कि मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। या यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन हमने कहा, भारत में बढ़ती शैक्षिक असमानता, शिक्षा प्रश्न नहीं है, प्रश्न क्या है, शैक्षिक असमानता प्रश्न है। एजुकेशनल डिस्पैरिटी जो है वो यहां पर प्रश्न के रूप में है। तो आंसर लिखने के दौरान जब हम कल से आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, पहला काम हमको समझना है कि हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है यानी मेन थीम है, हम उस पे फोकस न करें, किस संदर्भ में वो प्रश्न पूछा जा रहा है हम उस पर ज्यादा ध्यान दें, हमारा पूरा आंसर उस पे होगा। अदरवाइज क्या है, जैसे एक एग्जांपल और आपको देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा के कारण क्या हैं और इस संदर्भ में आवश्यक उपाय बताएं। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो अब आपने आंसर क्या लिखना स्टार्ट किया कि प्राचीन काल से ही भारत के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण की कहानी चलती रही है, चाहे वह मुगल काल रहा हो, सल्तनत काल रहा हो, या उसके पहले उत्तर वैदिक काल रहा हो। भारत में यह देखा जाता रहा है कि महिलाओं के साथ दूसरे स्तर का व्यवहार किया जाता रहा है, और यही कारण है कि महिलाएं वह अपने अन्याय व शोषण को लंबे समय तक देखती आ रही हैं। लेकिन आजादी के बाद भारत में संविधान के द्वारा महिलाओं को ये अधिकार दिया गया और महिलाएं जो हैं अपने ऊपर सक्षम होने लगी। बावजूद इसके आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं देखी जा रही, उसके पीछे ये कारण। प्रश्न आपसे सिंपल पूछा गया कि क्या कारण है और क्या सुझाव है, आप पूरी कहानी बताने लगते हैं, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल, ये सारे, और नंबर यहां पे नहीं मिलेंगे। ऐसे लोगों को ही नंबर नहीं मिल रहे हैं जो इंट्रो लिखने के दौरान, मेंस का आंसर लिखने के दौरान तमाम कहानियां टू द पॉइंट, एग्जैक्ट बिंदु पर आपको आना होगा। कारण क्या है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 200 शब्द, 150 शब्द, 100, 125 शब्द के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लिखने का स्पेस ही नहीं है आपके पास इधर उधर की कहानी। जो पूछा जाए आपको पहली चीज है उसी के इर्द गिर्द रहना है। तो पहले चीज आंसर राइटिंग में पहला सीख हमें क्या समझना है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमें समझना है कि हमसे क्या पूछा गया है, हमको उसी के ऊपर स्टिक होना है, टिकना है, तब हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज यहां पर क्या हमको समझना है, दूसरा चीज है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। जो उत्तर की संरचना है वो उत्तर की संरचना आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब क्या है, अमूमन क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली जाएं कि आप बताइए कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ और भारत के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उसकी क्या समानताएं थी। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति था, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे, रीजन क्या थे वहां पर। अब आप सोचिए, और दूसरा कि इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सिमिलरिटी क्या थी। दो पार्ट हुए यहां पर, और मान लीजिए 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें 5-5 नंबर दोनों अलॉट किए गए। आपने पहला पार्ट लिखते लिखते 200 शब्द का लिखना था और आपने पहला पार्ट लिखते लिखते आपने देखा 130 से 140 शब्द आपके निकल गए और अब आपके पास केवल 60 शब्द बचे थे, और जल्दबाजी में 60 शब्दों में आपने क्या दूसरा पार्ट का आंसर लिखा। अब आप बताइए कि दोनों आंसर, क्या ये आंसर आपका बैलेंस है, क्योंकि 5-5 नंबर दोनों पर मिलने थे। एक पार्ट आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा, एक पार्ट आपने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। क्या आपको
नंबर वहां पर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहां इम्बैलेंसेस जो हैं उनकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट के मेंस में मार्क्स जो हैं कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमको उत्तर की संरचना पहले क्लियर करनी है। कैसे? हमको पहला चीज है इंट्रो जो होता है। इंट्रो अलग से नहीं लिखना होता है, कहानी नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया वहीं से इंट्रो स्टार्ट करना है। कल से ये सारा प्रैक्टिस करेंगे। हमें कोशिश करना है कि 20 to 25 वर्ड में जो है वो अपने इंट्रो को कन्फाइंड करें। फिर हम लोग यहां पर जो बॉडी पार्ट है उसकी तरफ मूव करें, जो हमारा आंसर का डिमांड है उसको हम देखें, और फिर फाइनली जिन आंसर में कंक्लूजन लिखना है, मतलब जिसमें आपको अपना राय भी देना है, तो कोशिश कीजिए कि 25-30 वर्ड में आपका कंक्लूजन पूरा हो जाए। एक स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, और इस बीच में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए। अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन लंबा हो रहा है तो आपका आंसर इफेक्टिव नहीं होगा। छोटे छोटे सेंटेंस हो, छोटे छोटे पैराग्राफ आपके होने चाहिए। यानी अगर लंबा पैराग्राफ, एक चीज आपने लिखना शुरू किया, एक पेज में लिखते ही जा रहे हैं, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए और फिर उसको चेंज कीजिए, दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, जिससे कि वो देखने में प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा, मार्क्स उतने अच्छे आपको मिलेंगे। तो जो आप लिखने जा रहे हैं इन सब पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सीट मिला, आपने लिखना स्टार्ट किया, तो पहले आपने इंट्रो यहां पर जो है 20 शब्दों का इंट्रो मान लीजिए लिख दिया, फिर यहां से पैराग्राफ चेंज किया, फिर आपने जो है 3-4 लाइन का जो पैराग्राफ है जो आपने यहां पे बनाया, फिर आपने पैराग्राफ फिर से चेंज कर दिया, और फिर अगला जो आपको लिखना था वो आपने लिखा। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। एक ही रनिंग मैटर नहीं होना चाहिए। अशुद्धियों पर ध्यान देना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक या इस तरीके के मिस्टेक कम से कम हो सके, हालांकि वो थोड़े बहुत तो होते रहेंगे। तब आपका जो आंसर है वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और उसके अप्रोच वगैरह ये सारी चीजें हमें कई स्तरों पर काम करना है, इस बात को आप समझिए। तो आज तो हम इतनी चीजें आपके पास छोड़ते हैं रिवाइज करने के लिए कि आपको ये रिवाइज करना है। कल से एक्चुअल में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पॉलिटी का। कैसे स्टार्ट होगा, आपको करना क्या है, हमने बता दिया कि एक तो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जिन लोगों को इस साल एग्जाम देना है, मतलब अभी जो कमिंग एग्जाम है, वे लोग यहां पर चाहे तो सेलेक्टिव हो सकते हैं, यानी केवल नोट्स पढ़कर ही वो एग्जाम दें, और एक बुक के रूप में चाहे तो वो लक्ष्मीकांत या जो है वहां जो उनके सुविधा के लिए किताब उनको अच्छी लगती हो वो पढ़ ले, वो अलग से काम न करें। लेकिन जिन लोगों को अभी लगता है कि हमारे एग्जाम में इस बार नहीं अगली बार हमको एग्जाम देना है, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि 9th to 11th एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है, वो लोग जरूर से पढ़ें। 9th और 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आती है, यानी एक तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक राजनीति, भाग 1 भाग 2 9th और 10th की ये आती है, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यानी आज ही ये आपके एनसीईआरटी के वेबसाइट पर तुरंत डाउनलोड हो जाएगा फ्री में, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, ये आप जो है वहां पर ले लीजिए, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी का क्लास जब तक चलेगा ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये 11th की ही है, इसको आपको पढ़ना। तो इतनी पहले तो एनसीईआरटी आपको शुरू करनी है। तो आप में से जो लोग भी अब एग्जाम की तैयारी मतलब अगले साल देनी है, यहां से आप जो है एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। और जो लोगों को इस साल देना है, एटलीस्ट ये एनसीईआरटी संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, 11वीं की संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिन लोगों को इस साल केवल एग्जाम देना है, उन लोगों के लिए भी ये एनसीईआरटी तो कम से कम जरूरी है कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक एक चैप्टर जो है
वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि आपका जो विजन है, देखने नजरिए सोचने का नजरिया, वो भी बढ़ेगा, क्लास में प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो कल से हम लोगों का क्या टास्क है हम पहले क्लियर कर दें। कल पहली जो क्लास होगी, शुरुआती आधे घंटे में मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बनाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, स्टेट किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं पहले वो स्टार्ट करूंगा। फिर वहां से आप लोगों को हम टॉपिक की तरफ लेकर चलेंगे। हम पहले जो है संविधान का विकास नहीं पढ़ाएंगे, फैक्चुअल चीजें नहीं कि 1873 में ये हुआ, 1950 में ये हुआ, हम इवेंट बेस्ड नहीं। पहले हम आपको बताएंगे कि ये संविधान हमारे निर्माताओं ने क्या सोचकर बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचा, ये क्या है। तो उन्होंने इसका एक ऑब्जेक्टिव बताया जिसको हम फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस संविधान का अपना एक दर्शन है, और वो जो दर्शन है वो हमें अपने प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज में रिफ्लेक्ट होता है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा अगले एक वीक का, वो हमारा है आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो कल से ये चीजें स्टार्ट होंगी, और बिना एक सेकंड इधर उधर किए हुए एक एक चीज पर बारीकी से हमें समझना है, डिबेट करना है और रटना है। क्लास में ही चीजें याद हो जानी चाहिए, ये आपको प्रयास करना। क्लियर है? कल मिलते हैं। थैंक यू।